Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc. Again and again, if you like my channel, if you like my watch, if you like physics के note, and please subscribe my channel, share with your friend, क्योंकि अगर मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपने फिजिक्स से वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखना होता है जिसके बेस पर आपको एग्जाम एडविजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद फ्रेंड ताकि उनको भी आपके नोट्स प्रोवाइड हो सके. अगेन, जिसने पहले से मेरे चैनल वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 11 का चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, जिसमें आपसे मैंने कहा था कि मैं स्टूडेंट टॉपिक शुरू करूंगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अब मैंने इससे पहले मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन कर चुकी हूँ न्यूटन के. जिसे नहीं जाकर देखी मैं चैनल जाके देख सकते हैं. ठीक, स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट लॉ रिफर्स मतलब संबंध कहते हैं हिंदी में, मतलब रिलेटेड टू द सिंपल केस व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो. अब फर्स्ट लॉ कैसे रिलेटेड होता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, इसे डिविड चैनल अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देख सकते हैं. और जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो रिफर होता है टू द जनरल सिचुएशन में व्हेन देयर इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स एंड एक्टिंग ऑन द बॉडी. और नेक्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रिलेटेड होता है कि जब उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स लगता है बॉडी में. इट रिलेट द नेट एक्सटर्नल फोर्स टू द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी. ये रिलेट होता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्सीलरेशन से कैसे रिलेटेड होता है, जो कि हम सब जानते हैं कि F इक्वल्स टू ma. अब वही हम इसमें प्रूव कर लेंगे. देखो, मोमेंटम से पहले मोमेंटम को दिखाया गया है, क्योंकि सेकेंड लॉ को क्या कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स. तो हमने फोर्स को मोमेंटम को डिफाइन करना जरूरी है. तो देखिए क्या लिखा है, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. मोमेंटम जो होता है बॉडी का इज डिफाइंड एज, उसे डिफाइन कर सकते हैं टू द प्रोडक्ट ऑफ इट मास की, प्रोडक्ट ऑफ द मास के एंड वेलोसिटी v के, एंड इट इज डिनोटेड बाय p. इसे डिनोट करते हैं p से, मतलब p इज इक्वल्स टू mp. मोमेंटम इज क्लियरली अ वेक्टर क्वांटिटी. मोमेंटम में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब जिसे डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है. द फ्लोइंग कॉमन एक्सपीरियंस से इंडिकेट जो बताता है इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस क्वांटिटी. इस क्वांटिटी के वो दिस क्वांटिटी मतलब मोमेंटम से, इसलिए मैंने पेंसिल से ऊपर मोमेंटम लिख रखा है. फॉर कंसीडर करते हैं द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द मोशन. फोर्स का इफेक्ट जब वो मोशन में होती है, कौन, बॉडी. ठीक, ये देखिए मैंने डायग्राम बना रखा है, पर डायग्राम को हम थोड़ी समझते हैं. फिगर बी का डायग्राम है. देखिए, पहला, अ सीजन क्रिकेटर कैच अ क्रिकेट बॉल. सीजन मतलब अभ्यस्त क्रिकेटर एक कैच करता है क्रिकेट बॉल को, कमिंग इन जो उसकी तरफ आ रही होती है, विद गेट स्पीड से, और फार मोर इजली बहुत दूर से, देन अ नो वॉइस वू कैन हर्ट हिज हैंड इन द एक्ट. नो वॉइस मतलब नौसिखिया, मतलब जिसे बॉल, देखिए क्रिकेटर को जिस तरीके से बॉल पकड़ना आता है वैसे किसी को नहीं आता. तो इसमें कहने का मतलब है कि क्रिकेटर तो बॉल को इजीली पकड़ लेता है, पर जो नो वॉइस होता है, जो नौ सिक्के, जो मैंने ऊपर लिख भी रखा पेंसिल से, नौ सिक्के क्रिकेटर होता है ना, वो अपने हार्ट को हर्ट कर सकता है, क्योंकि वो बहुत तेज स्पीड से बॉल आती है. जैसे कि ये देखो, ये बॉल आ रही है यहाँ से और ये हैंड से कैच हो रहा है. ये बॉल आ रही है और ये हैंड से कैच हो रहा है. देखो बी में लिख भी रखा है, फोर्स नॉट ओनली डिपेंड ऑन द चेंज इन द मोमेंटम. फोर्स सिर्फ डिपेंड नहीं होता है चेंज ऑन द मोमेंटम पर, बट ऑल्सो ऑन हाउ द फास्ट चेंज इज ब्रॉट अबाउट. बल्कि उस चीज़ पे भी डिपेंड होता है कि कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है. अ सीजन क्रिकेट, एक अभ्यस्त क्रिकेट, ड्रॉ इन हिज हैंड ड्यूरिंग अ कैच कर लेता है, बहुत दूर से बॉल आती है. ठीक है, अलाउइंग ग्रेटर टाइम फॉर द बॉल टू स्टॉप, और जब वो कैच करता है तो बॉल स्टॉप हो जाती है. एंड हैंस रिक्वायर्ड ए स्मॉल फोर्स, और उसे स्मॉल फोर्स की ज़रूरत होती है. क्यों? क्योंकि वो एक सीजनल क्रिकेट होता है, एक अभ्यस्त क्रिकेटर होता है. ठीक, देखो ऑन, ये देखो वू कैन हर्ट. अब इसके बाद वन रीज़न इज दैट क्रिकेटर अलाउ अ लॉन्गर टाइम फॉर हिज हैंड टू स्टॉप द बॉल. क्रिकेटर बहुत ज़्यादा समय तक उस तेज आती हुई बॉल को पकड़ सकता है. एज यू मे हैव नोटिस, जो कि आपने नोटिस किया है, ही ड्रॉज इन द हैंड बैकवर्ड. वो अपने हाथ को पीछे की तरफ कर लेता है. जब आप क्रिकेट देखते हैं तो आप देखते भी है कि जब बहुत दूर से बॉल आते हैं तो क्रिकेटर क्या कहते हैं, जब बहुत ऊपर तेज़ी से बॉल आती है तो अपने हाथों को पीछे कर लेते हैं. ठीक है, ये आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा. ही ड्रॉज इन द हैंड बैकवर्ड इन द एक्ट ऑफ कैचिंग, जिससे वो कैच कर सकें द बॉल. फिगर बी, जो कि मैंने आपको दिखा दी है फिगर बी में.
ठीक। द नोवाइज ऑन द अदर हैंड, नोवाइज मतलब जो नौ सीखे क्रिकेटर होते हैं, कुछ भी नहीं पता होता है कि ना क्रिकेट के मामले में। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, कीप हिज हैंड फिक्स, अपने हैंड को फिक्स करता है, एंड ट्राई टू कैच, और कैच करने की कोशिश करता है। द बॉल ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, जब बॉल बहुत तेजी से आती है। ही नीड टू प्रोवाइड अ मच ग्रेटर फोर्स, उसे बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है टू स्टॉप द बॉल, बॉल को स्टॉप करने के लिए इंस्टेंटली, तुरंत, एंड दिस हर्ट, और उसको वो हर्ट करती है। ठीक। द कंक्लूजन इज क्लियर, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि फोर्स नॉट ओनली डिपेंड ऑन द चेंज इन द मोमेंटम, की फोर्स सिर्फ डिपेंड नहीं करता मोमेंटम की चेंज होने पर, बट ऑल्सो ऑन हाउ द फास्ट चेंज इज ब्रॉट अबाउट, कि कितनी तेज़ी से उसमें चेंज हो रहा है, जो कि अभी मैंने आपको डायग्राम से दिखाया। द सेम चेंज इन मोमेंटम ब्रॉट अबाउट इन अ शॉर्टर टाइम नीड अ ग्रेटर अप्लाइड फोर्स, जो चेंज हो रहा है मोमेंटम पर नीड अ ग्रेटर अप्लाइड फोर्स, इस कंडीशन में नोवाइज के लिए हमें फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी। इन शॉर्ट, द ग्रेटर द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम, जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, फिजिकल्स टू dp/dt। ठीक है। और आप कहेंगे एम ए कैसे होगा, क्योंकि पी का फॉर्मूला क्या होता है, mv, तो m कॉन्स्टेंट हुआ बाहर निकाला, और dv/dt क्या हो गया, a, तो एफ फिजिकल्स टू ma। ठीक। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारा ये होता है दूसरा। ठीक। अब ये क्या है, थर्ड ईयर डायग्राम, इसे समझो डायग्राम से। इन द प्रिसीडिंग ऑब्जर्वेशन, जो आपने पहले अपने ऑब्जर्वेशन पढ़ा, द वेक्टर करेक्टर ऑफ मोमेंटम हैज़ नॉट बीन एविडेंट, जो वेक्टर करेक्टर था, करेक्टर को हिंदी में चरित्र कहते हैं, जो मोमेंटम का बताया था, हैज़ नॉट बीन एविडेंट, मतलब स्पष्टता से नहीं बताया गया था। और इन द एग्जाम्पल सो फार मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम बोथ हैव द सेम डायरेक्शन, कि मोमेंटम और जो चेंज इन मोमेंटम होता है दोनों को डायरेक्शन सेम होती है, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। सपोज अ स्टोन इज रोटेटेड विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये हमारा स्टोन है, देखो फिगर सी बताओ बोलूँगी तो यही हमारी फिगर सी है, ये मेरा स्टोन है, ये हैंड से पकड़ रखा है, इसे रोटेट कर रहा है। ठीक है। सपोज अ स्टोन इज रोटेटेड विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही है, देखो इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्लेन है ना, बाय मीन्स ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से बांध रखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज फिक्स, मैग्नीट्यूड होता है मोमेंटम का फिक्स होता है, बट उसकी जो डायरेक्शन होती है चेंज होती है। अब देखिए कैसे होती है, पहले इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, अब इस तरफ है, तो डायरेक्शन क्या हो रही, चेंज। ये मेरी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, और ये स्टोन है। ठीक। अ फोर्स इज नीड, एक फोर्स की ज़रूरत होती है टू कॉज दिस चेंज इन मोमेंटम इन वेक्टर, एक फोर्स की ज़रूरत होती है क्योंकि मोमेंटम में चेंज हो रहा है। दीज क्वालिटेड ऑब्जर्वेशन, ये जो मैंने ऑब्जर्वेशन करे, लीड टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो एक्सप्रेस बाय न्यूटन ने ऐसे एक्सप्रेस किया था एज फॉलोज। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है बॉडी का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, प्रोपोर्शनल टू होता है अप्लाइड फोर्स के, एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में होता है इन विच द फोर्स है, जिसमें फोर्स लगता है। दस इफ अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स, यदि फोर्स लग रहा है एफ में, फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी, किसी डेल्टा टी में, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास, जो वेलोसिटी होती है बॉडी उसका मास एम होता है, जो चेंज हो रहा है फ्रॉम वी टू वी प्लस डेल्टा वी टू वी प्लस का साइन है ये डेल्टा वी, दैट इज इनिशियल मोमेंटम पी इज इक्वल्स टू एम वी, और चेंज हो रहा था पी इज इक्वल्स टू एम डेल्टा वी। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, पी एफ का प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डी पी ओवर डी टी, जिसे डेल बी चेंज बताता है। ठीक है। प्रोपोर्शनल टी का साइन हटाया तो के आ गया, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। और टेकिंग द लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो, हमें मानते हैं कि डेल्टा टी बहुत कम है, टेंस टू जीरो आ रहा है, तो द टर्म डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बिकम द डेरिवेटिव, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा वो पी का, क्योंकि डी पी ओवर डी टी, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, मैथ के स्टूडेंट हो, जहाँ पे डी आता है, डी पी ओवर डी टी उसे कहते हैं डिफरेंशियल, तो इसलिए हम इससे कहा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में से डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, डिनोटेड बाय डी पी ओवर डी टी, दस एफ इजिकल्स टू के डी पी ओवर डी टी। ठीक। अगेन फॉर अ बॉडी ऑफ मास एम, पी का फॉर्मूला एम वी होता है, वी की एम ए होता है, जो मैंने भी आपको बताया था, तो एफ का इजिकल्स टू एम ए हो गया, देखो एफ इजिकल्स टू के एम ए।
विच शोज जो शोज करता है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एसिलेरेशन। ये ACCN क्या है, एसिलेरेशन है। ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ मास m और एसिलेरेशन के। तो यूनिट ऑफ फोर्स हैज़ नॉट बीन डिफाइंड, जो यूनिट ऑफ फोर्स की इसे डिफाइन नहीं कर सकते सो फार। इन फैक्ट वी यूज़ इक्वेशन 3 टू डिफाइन द यूनिट ऑफ द फोर्स। हम इक्वेशन 3 का यूज़ करते हैं अगर हमें फोर्स की यूनिट बतानी हो। We therefore have the liberty, हमें स्वतंत्रता होती है टू चूज एनी कांस्टेंट वैल्यू, कोई सी कांस्टेंट वैल्यू कोई फॉर के के लिए। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने के की वैल्यू 1 मानी है, तो एफ इजिकल्स टू एम ए है, और एम ए कहाँ से है, dp/dt से। इन ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स की होती है इज 1 होगी कब, दैट कॉज एन एसिलेशन, यदि मेरा एसिलेशन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू अ मास, और मास भी मेरा 1 kg होगा। तो दिस यूनिट इज नॉन एज न्यूटन, और इस यूनिट को हम कहते हैं न्यूटन, और न्यूटन को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट अस नोट दैट, हमें नोट करते हैं एट इस स्टेज में सम इम्पोर्टेंट नोट अबाउट द सेकेंड लॉ की में। यदि मेरा एफ 0 होता है इन द सेकेंड लॉ, यदि एफ इज इक्वल्स टू 0 तो इम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि भाई एफ का फॉर्मूला एम ए होता है, एम तो 0 हो नहीं सकता, तो ए 0 जो मैंने को पहले ही बता दिया था। द सेकेंड लॉ इज ऑब्वियसली कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ, तो सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ का ही अनुरूप है। सेकेंड पॉइंट है द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज अ वेक्टर लॉ। ये वेक्टर लॉ भी है, इसका नाम है क्योंकि इट इज इक्विवेलेंट टू 3 इक्वेशन, या 3 इक्वेशन के बराबर है। 1 फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, जो प्रत्येक कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के है। मतलब हम इसे एक्स के रूप में भी लिख सकते हैं, एफ एस इज इक्वल्स टू dpx/dt इज इक्वल्स टू max, एफ वाई इज इक्वल्स टू dpy/dt इज इक्वल्स टू may, और एफ जेड इज इक्वल्स टू dpz/dt इज इक्वल्स टू maz। तीनों एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग हो गई। दिस मीन्स दैट इफ अ फोर्स इज नॉट पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ द वेक्टर, यदि फोर्स पैरेलल नहीं होगा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के, बट मेक सम एंगल, यदि कोई दूसरा एंगल बनाता है विद इट फोर्स के साथ, इट चेंज ओनली द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में चेंज होगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के डायरेक्शन में। और जो कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है नॉर्मल टू द फोर्स, वो फोर्स के नॉर्मल होती है, नॉर्मल को कहते हैं अभिलंब, रिमेन अनचेंज, जो कि अनचेंज रहती है। For example, in the motion of a projectile under the vertical gravitational force, the horizontal component of velocity remain unchanged. देखिए, ये रहा मेरा फिगर डी। Acceleration at an instant, जो acceleration हो रहा है इस इंस्टेंट में, is determined the force at that instant, जो कि फोर्स बताते हैं इस इंस्टेंट में। The momentum after a stone is dropped out, drop मतलब होता है बाहर, dropped out of an acceleration train. It has no horizontal or force, और if air resistance is neglected. कहने का मतलब है ये ट्रेन में है, ठीक है, ट्रेन में ये खड़ा है, इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि ये सीधा खड़ा है तो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लगेगा यहाँ पे। ठीक, ये ट्रेन के व्हील्स है, ठीक, ट्रेन की डायरेक्शन इस तरफ है। ये हुआ हमारी फिगर डी। ठीक है, अकॉर्डिंग एक्सीलरेशन एट एन इंस्टेंट इज डिटरमाइंड, जो एक्सीलरेशन इस इंस्टेंट पर डिटरमाइन करेंगे बाय द फोर्स का एट दैट इंस्टेंट, इस क्षण पर, इंस्टेंट को कहते हैं क्षण, टाइम। और जो मोमेंट होगा आफ्टर ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, यदि हम एक जो मोमेंट होगा, यदि हम एक स्टोन को बाहर स्टोन इज ड्रॉप्ड आउट, जब एक स्टोन को हम ड्रॉप्ड आउट करेंगे ऑफ एन एसिलेशन ट्रेन से, तो इट हैज़ नो हॉरिजॉन्टल एसिलेशन, उसका कोई हॉरिजॉन्टल एसिलेशन नहीं होगा, क्योंकि उनसे ने बाहर ड्रॉप्ड आउट किया है। ठीक है, और एसिलेशन नहीं होगा तो एसिलेशन कम नहीं होगा बाहर एयर में भी, हमें यदि हम एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देते हैं। द स्टोन कैरीज नो मेमोरी ऑफ इट एसिलेशन विद द ट्रेन अ मोमेंट एको। तो स्टोन कैरियर जो होगा नो मेमोरी ऑफ इट एसिलेशन विद द ट्रेन अ मोमेंट एको। ठीक, तो ये हुआ हमारा डायग्राम फिगर डी, ये एसिलेशन है। ठीक, तो ये मेरी फिगर डी हो गया। ठीक, तो ये मैंने आपको 2 एग्जांपल से बता दिया। डी, ये रहा मेरा डायग्राम, एंड देन ये टॉपिक मेरा यहीं कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इम्पल्सिव फोर्स। व्हाट इज द इम्पल्सिव फोर्स? अगेन
जितना मैंने आपको तो पढ़ा दिया उसे वीडियो कोड पूछना कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन इफ यू लाइक माय चैनल, इफ यू लाइक वॉच, इफ यू लाइक फिजिक्स के नोट टाइम, प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद फ्रेंड, क्योंकि मुझे सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा फिजिक्स रिलेटेड चैनल अपलोड करते रहेंगे। बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखना होता है जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद फ्रेंड, ताकि उनको भी आपके नोट्स प्रोवाइड हो सके। अगेन इसके अलावा कोई 9, 10, 11, 12 BSc MSc BSc MSc के स्टूडेंट को भी फिजिक्स से रिलेटेड पूछना तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। 11th तक के स्टूडेंट सुन रहे हैं वो भी अपना टॉपिक पूछ सकते हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो मिलता है इम्पल्सिव फोर्स। ओके स्टूडेंट, बाय।